हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्ती है उसका फाइनल फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांगजनों को इस बार इस नोटिफिकेशन में बाहर भी कर दिया गया है और बहुत सारे दिव्यांग ऐसे हैं जो अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइपिंग वाली भी पोस्ट है और नॉन टाइपिंग वाली भी पोस्ट है। जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह की है तो क्या उस पर दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपकी सैलरी कितनी रहेगी और दिव्यांगजनों की फीस कितनी लगेगी, अलग अलग जोन में अलग अलग आरआरबी में किन दिव्यांगों की कितनी पोस्टें हैं, जैसे वीआई वालों की कितनी है, एचआई वालों की कितनी है, और इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी की कितनी है और एमडी वालों की कितनी पोस्टें हैं। ये सारी चीज़ें स्क्राइब रूल्स वगैरह, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसमें देखेंगे। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो कुछ चीज़ें मैं दूसरी वीडियो में भी आपको बता दूंगा बना के, जैसे स्क्राइबर के रूल्स वगैरह बहुत अच्छे से बता दूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उसको प्रेस ज़रूर कर दो ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा मेरी एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों तक शेयर किया करो। देखो, नॉन दिव्यांग साथी जितने भी है वो चीज़ों को शेयर करते रहते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों की हेल्प किया करो, उन तक वीडियो को भेजा करो। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। दोस्तों, ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं आज से 21 अक्टूबर 2025 से, और ये 20 नवंबर 2025 रात के 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप पेमेंट कर सकते हो 22 नवंबर 2025 तक। अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई गलती कर देते हैं, कुछ संशोधन आपको करना है, करेक्शन वगैरह, तो वो 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो अपना स्क्राइब वगैरह लेंगे तो उन लोगों को 3 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में अपने स्क्राइब वगैरह की डिटेल अपलोड करनी है। तो डेट याद रखना, 21 तारीख से ये शुरू हो गए, 21 अक्टूबर से, और 20 नवंबर तक ही फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आप लोगों को इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। जितने भी दिव्यांग साथी है वो यहाँ पर ध्यान से देखो। सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। इसमें पे लेवल 6 मिलता है, मतलब 35,400 से आपकी सैलरी की शुरुआत हो जाती है और डीएपीए लग के ये 40-45 तक आपकी सैलरी बन जाती होगी। सभी पोस्ट जितनी भी है मैं आगे बता रहा हूँ, उनके सबके लिए एज जो मांगी गई है वो 18 से 33 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेशन मास्टर की। इसके लिए भी पे लेवल 6 मिलता है और 35,400 तक सैलरी होती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए पे लेवल 5 मिलता है और इसमें 29,200 तक सैलरी मिलती है। अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इसके लिए पे लेवल 5 मिलता है, इसमें भी 29,200 से आपकी शुरुआत होती है। और अगली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसके लिए भी पे लेवल 5 मिलता है, मतलब 29,200 से शुरुआत होती है। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर टैरिफ असिस्टेंट की। इसके लिए पे लेवल 4 मिलता है और यहाँ पर 25,500 से शुरुआत होती है। एज मैंने बताया सबके लिए सेम है, 18 से 33, लेकिन दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 5,810 पोस्टें हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे दिव्यांगजनों की किस रीजन में कितनी पोस्टें हैं और टोटल कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यूआर या ईडब्ल्यूएस के हैं, मतलब जनरल या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। मतलब यहाँ पर एज मांगी गई है 18 से 33 वर्ष। तो जो यूआर वाले या ईडब्ल्यूएस वाले दिव्यांग है वो यहाँ पर 10 वर्ष ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर एज बन जाएगी लगभग 43। तो 43 तक के अगर दिव्यांग साथी हैं तो वो अप्लाई कर लेंगे यूआर वाले। इसी तरीके से अगर आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल वाले हैं तो 13 वर्ष की छूट मिलेगी। अब 33 + 13 करके देख लेना, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वाले हैं तो पूरा आपको यहाँ पर 15 ईयर्स की छूट मिलेगी। आप 33 में 15 ऐड करके देख लेना। अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो यहाँ पर आप रिलैक्सेशन ले लेना। दोस्तों, इसमें अगर हम फीस की बात करें तो जो भी जनरल कैटेगरी या ओबीसी वाले हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनकी 500 रुपये फीस लगती है। स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद में 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। और जितने भी दिव्यांग साथी हैं या एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या फीमेल या ट्रांसजेंडर है या ईबीसी वाले हैं तो उनकी सबकी यहाँ पर 250 रुपये फीस लगती है। स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद में जो बैंक के चार्जेस होते हैं उनको हटाकर आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाता है, मतलब रिफंडेबल होता है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। देखो, सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की। इसके लिए जो दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहन है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मतलब टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एचआई कैटेगरी में डेफ एचएच वाले अप्लाई कर पाएंगे। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है या मस्कुलर वीकनेस है या लेप्रोसिक्योर डाउन सिंड्रोम एसिड अटैक वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एसडी यानी स्पाइनल डिफॉर्मिटी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, या स्पाइनल इंजरी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं विदाउट न्यूरो के। और यहाँ पर एमडी यानी मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि मल्टीपल डिसेबिलिटी जो ये डिसेबिलिटी यहाँ पर दी है
उन्हीं में से होने चाहिए। दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेशन मास्टर की। इसके लिए कोई भी दिव्यांग साथी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर कोई भी दिव्यांग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से जो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए भी कोई दिव्यांग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इसके लिए अगर आप लो विजन हैं तो अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पर टोटली ब्लाइंड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप डेफ एचएच हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है या मस्कुलर वीकनेस है या LCDW AAV SDSI वाले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीपल डिसेबल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड याद रखना, जिस पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ वहाँ पर जो पीछे डिसेबिलिटी दी है, जैसे VI के साथ में अगर कोई OL है तो अप्लाई कर सकता है, या डेफ के साथ में अगर कोई मस्कुलर वीकनेस है तो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर जितनी डिसेबिलिटी दी है उसी में से अगर आप में डबल डिसेबिलिटी है तो आप मल्टीपल में अप्लाई कर सकते हैं, वरना जो यहाँ पर डिसेबिलिटी नहीं दी उसके अलावा डिसेबल्ड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। इसके लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विजन है तो अप्लाई कर सकते हैं, डेफ एचएच है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक हाथ में एक पैर में या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है या दोनों पैरों में दिक्कत है, मतलब BL वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और LCDW AAV SDSI वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगली पोस्ट यहाँ पर टैरिफ असिस्टेंट की है, इसमें भी कोई दिव्यांगजन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखो जो सबसे पहली पोस्ट थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन ही चाहिए, किसी प्रकार की कोई टाइपिंग वगैरह नहीं चाहिए। फिर अगली जो पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क की, इन दोनों पोस्टों के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन तो होने चाहिए, प्लस उसके साथ में आपके पास में टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, वो आपके ऊपर है, आप हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में। इसके अलावा कुछ दिव्यांग साथियों को यहाँ पर एग्जाम्पशन भी मिलता है, वो मैं आगे बताऊंगा। दोस्तों अब हम देख लेते हैं किस रीजन में किस RRB में दिव्यांगजनों की कितनी पोस्टें हैं। दोस्तों सबसे पहले है यहाँ पर RRB अहमदाबाद, यहाँ पर VI वालों की 2 पोस्ट है, बाकी किसी भी डिसेबल्ड की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर अजमेर, अजमेर में VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 3 पोस्ट है, बाकी और डिसेबल्ड की नहीं है। अगला रीजन है यहाँ पर बेंगलोर, बेंगलोर में VI वालों की 3 पोस्ट है, HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 3 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। अगला RRB है यहाँ पर भोपाल, भोपाल में VI वालों की 4 पोस्ट है, HI वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 3 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में VI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी भी डिसेबल की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट RRB है बिलासपुर, यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की नहीं है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 है, बाकी और किसी की भी नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर चंडीगढ़, चंडीगढ़ में VI वालों की 2 पोस्ट है, HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 4 है, बाकी MD वालों की यहाँ पर 1 पोस्ट है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर चेन्नई, चेन्नई में VI वालों की 2 पोस्ट है, HI वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 पोस्ट है और MD वालों की 1 पोस्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोरखपुर, गोरखपुर में VI वालों की 2 पोस्ट है, HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 पोस्ट है और MD वालों की और अदर की यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुवाहाटी, गुवाहाटी में VI वालों की 2 पोस्ट है, HI वालों की 1 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर नहीं है और अदर और MD की भी नहीं है। अगला RRB है यहाँ पर जम्मू श्रीनगर, यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर कोलकाता, कोलकाता में VI वालों की 6 पोस्ट है, HI वालों की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 4 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर मालदा, मालदा में VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की नहीं है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की 2 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। फिर अगला RRB है यहाँ पर मुंबई, मुंबई में VI वालों की 8 पोस्ट है, HI वालों की 3 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 2 पोस्ट है और MD वालों की 3 पोस्ट है। अगला RRB है मुजफ्फरपुर, यहाँ पर किसी भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर पटना, पटना में VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की भी नहीं है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रयागराज, यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की 2 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 2 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। नेक्स्ट RRB है यहाँ पर रांची, रांची में VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की नहीं है और लोकोमोटर डिसेबल्ड की 1 पोस्ट है, बाकी किसी की नहीं है। इसके बाद में अगला है यहाँ पर सिकंदराबाद, यहाँ पर VI वालों की कोई पोस्ट नहीं है, HI वालों की 4 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है, बाकी और किसी की नहीं है। दोस्तों अगला RRB है यहाँ पर सिलीगुड़ी, यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, HI वालों की और LD MD किसी की भी यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, बस VI की 1 पोस्ट है। दोस्तों लास्ट RRB है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर VI वालों की 1 पोस्ट है, बाकी और किसी भी डिसेबल्ड की कोई पोस्ट नहीं है। इस तरीके से अगर हम अलग अलग RRB में बात करें तो VI वालों की टोटल सभी RRB में मिलाकर 40 पोस्ट है और HI वालों की सभी RRB में 28 पोस्टें हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर टोटल 35 पोस्ट है और MD वालों की यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट है सभी RRB में। इस तरीके से दोस्तों अगर हम टोटल पोस्टों की बात करें तो टोटल पोस्ट है यहाँ पर 5810, जिसमें से दिव्यांगजनों की केवल और केवल 114 पोस्टें हैं। अब आप सोचिए अगर 5810 में आप सही तरीके से देखें तो 4% रिजर्वेशन में कम से कम 232 से ज़्यादा पोस्टें दिव्यांगजनों की बनती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल 114 पोस्टों पर दिव्यांगजनों को लिया जा रहा है। तो इस भर्ती में दिव्यांगजनों के साथ में घोटाला तो बहुत बड़ा है।
लेकिन जब दिव्यांगजन ही एक नहीं है तो कोई क्या कर सकता है, मौके का फायदा सब लोग उठाएंगे। चलो दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं और जो टाइपिंग वाली पोस्ट है उसको मिलाकर आपकी टाइपिंग भी होती है, तो 3 टेस्ट होते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके सामने स्टेज 1 होता है। स्टेज 1 में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के। इस तरीके से टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 100 ही मार्क्स के होते हैं। और 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है, लेकिन जो दिव्यांग साथी स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं उनको 120 मिनट का टाइम पूरा मिलता है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। इसका फुल सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा आपको। स्टेज 1 क्लियर करने के बाद में आपका स्टेज 2 होता है। स्टेज 2 भी सीबीटी मोड में होता है और स्टेज 1 भी आपका सीबीटी मोड में होता है, मतलब ऑनलाइन पेपर होता है। जब आप स्टेज 1 क्वालिफाइड कर लेते हैं तो स्टेज 2 का एग्जाम देना पड़ता है आपको। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होते हैं। टोटल 120 नंबर का क्वेश्चन आता है और 120 ही मार्क्स आपको दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है, लेकिन जो दिव्यांग साथी ऐसे स्क्राइब वगैरह लेते हैं उनको 120 मिनट का टाइम मिलता है, और यहाँ पर भी माइनस मार्किंग होती है 1/3 की। इसका भी फुल सिलेबस दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दूसरी वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। दोस्तों, स्टेज 2 क्वालिफाइड करने के बाद में अब यहाँ पर आप देख लो, जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है उसके लिए तो कोई टाइपिंग नहीं है, बस आप स्टेज 1 और स्टेज 2 क्वालिफाइड कर लेंगे, आपकी जॉब हो जाएगी। लेकिन जो सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए आपको कंप्यूटर टेस्ट भी देना होता है। तो टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप स्टेज 2 क्वालिफाइड कर लेंगे तो इसके बाद में आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। आप इंग्लिश में दे सकते हो टाइपिंग या हिंदी में दे सकते हो। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी जाती है। ये कंप्यूटर पर ही आपका होता है। इसके अलावा जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो 40% से ज़्यादा वाले हैं और परमानेंट दिव्यांग है और टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले हैं या सीपी वाले हैं या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐसे दिव्यांग हैं जो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, जैसे दोनों हाथों में दिक्कत है, दोनों हाथों वालों की तो इस बार सीटी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, या एक हाथ में दिक्कत है या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है, आप एक हाथ से टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इसके लिए एनेक्सर VH बनवाना पड़ेगा। ये कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड्स के द्वारा जारी किया जाएगा। इसका फॉर्मेट इस PDF में दिया हुआ है, वहाँ से आप ले लेंगे और इसको साइन वगैरह करवा के मोहर वगैरह लगवा के आपको अपलोड करना होगा। जब आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला होगा उससे पहले आपको इसको अपलोड करना होगा, तो आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। आपके CBT 2 के स्कोर पर ही फिर आपको लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम्शन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो टोटली ब्लाइंड या लो विजन वाले होंगे या सीपी वाले होंगे या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में ऐसे दिव्यांगजन होंगे जिनको टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, मतलब जो टाइपिंग नहीं कर पाएंगे वो 40% या उससे ज़्यादा के होंगे और परमानेंट डिसेबल्ड होंगे, उन्हीं को रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा कि अगर आप टाइपिंग देने में सक्षम हैं तो टाइपिंग आप दे सकते हैं। बाकी दोस्तों, जिन दिव्यांग साथियों को स्क्राइब की ज़रूरत है वो अपना स्क्राइब ले सकते हैं, और उसके लिए क्या इसमें नियम कानून है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लेकिन आप स्क्राइब ले सकते हैं। एक्स्ट्रा टाइम भी जिनको लेना है वो एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं, बस आपको एनेक्सर वगैरह ये बनवाने पड़ेंगे। ये मैं आपको दूसरी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। जितने ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिन लोगों की पोस्ट इसमें नहीं है, जो लोग एलिजिबल नहीं है, वो लोग ज़रूर से ज़रूर आवाज़ उठाओ, और अगर कोई आपका सपोर्ट कर रहा है तो उसको भी सपोर्ट करो। और जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल है वो भी उन दिव्यांग साथियों के लिए आवाज़ उठाओ जिनकी पोस्टें इस बार नहीं है, क्योंकि अगली बार आपका नंबर भी आ सकता है, आपकी कैटेगरी को भी हटाया जा सकता है। धीरे धीरे RRB NTPC हो या DSSS हो या EMRS हो या KVS हो या UPSSC हो, कोई भी हो, ये सब धीरे धीरे यही काम कर रहे हैं कि ये एकदम से बैन नहीं कर रहे हैं दिव्यांगों को, ये धीरे से कैटेगरी कम कर देते हैं। जब अगला नोटिफिकेशन आता है तो उसमें से दिव्यांगजनों की धीरे धीरे कैटेगरी घटा रहे हैं। जैसे पिछली बार CP थे रेलवे में और इस बार CP नहीं है, बोध आर्म वाले भी नहीं है और स्पीच वगैरह वाले भी कोई भी नहीं है, तो बहुत सारे दिव्यांगों को अलग कर दिया गया है। इसलिए सब लोग ये समझ के कि अगर कोई एक दिव्यांग साथी की पोस्ट नहीं है तो समझो सभी दिव्यांगों की नहीं है। एक दिव्यांग साथी के साथ में धोखा हो रहा है तो सभी दिव्यांग साथियों के साथ में धोखा हो रहा है। अगर ये समझकर आप काम करेंगे तभी कुछ हो सकता है, वरना धीरे धीरे हर जगह से दिव्यांगजनों की जॉब खत्म हो जाएगी। अगर इस बार OL की पोस्ट है तो अगली बार हो सकता है OL की भी ना हो, तो ये किसी के भी साथ में हो सकता है। सब दिव्यांगों को ये सोचना चाहिए। अगर इस बार VI की है तो अगली बार कहो VI की ना हो। इसलिए सब दिव्यांग साथियों को एक साथ में होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। इसके लिए मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो बनाऊंगा, उस पर सपोर्ट करना। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा
आप लोगों ने अच्छे से शेयर वगैरह किया, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों को जोड़ा, तो ज़रूर हम लोग ट्विटर पे भी इस बात का कैंपेन चलाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सारे दिव्यांगजन एक हो जाएंगे। अगर कोई भी दिव्यांगजन ये सोचेगा कि मेरी जगह तो है, इस बार मैं क्यों करूं, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा भाई, सभी को एक होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपकी कोई राय है तो ज़रूर पूछ लेना। कोई सवाल ऐसा है जो नहीं मैं इसमें बता पाया हूँ वो ज़रूर पूछ लेना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।